आज के मॉड्यूल में हम बात करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में ब्रेक किया जाए और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी कैसे करें। आप एमबीए करके आ रहे हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होता है। जिस भी रोल में आप थे वहां पर आप खुद को क्वांटिफाई करें कि मैंने ये चीज इतने से बढ़ा दी, राइट। मुझे बस ये जानना है कि क्या आपको ये चीज आती है। थीम होना चाहिए मार्केट में कि भाई मैं इस वाले पॉइंट को जरूर टच करूंगा। कोर्सेज कर लो इफ नीडेड, और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर स्विचेस, तो आप लोगों के लिए ये सब कोर्सेज करना और रेलेवेंट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज। आज के मॉड्यूल में हम बात करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में ब्रेक किया जाए। ब्रेक करने की कुछ स्ट्रेटेजीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको ये समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरह का रहता है, आपको एप्लीकेशन देने का सही तरीका क्या होना चाहिए, राइट। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी कैसे करें। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज पर भी आज हम बात करेंगे। तो आज का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, हाउ डू यू ब्रेक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ओके, आपको आज ये समझ में आएगा, आज आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप खुद को चाहे इंडियन बैंक्स के लिए तैयार कर रहे हो या ग्लोबल लेवल पर आप खुद को इफेक्टिवली पोजीशन करना चाह रहे हो इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार करके दे देगा, राइट। तो जो क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ऑफन आते हैं कि आई एम फ्रॉम सो एंड सो बैकग्राउंड, मेरी ये डिग्री है, मैंने ये काम किया है, तो अब मैं कैसे आईबी की तरफ एड्रेस करूं, राइट, कैसे आगे बढ़ूं। तो आज का सेशन आपके सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देगा, राइट। तो ये बहुत ही, देखिए, कॉम्पिटिटिव फील्ड जरूर है पर बहुत ही रिवॉर्डिंग फील्ड है। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो आज का सेशन आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर कर देगा। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए डिस्कस करते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली क्या क्या आप डिस्कस करने वाले हो। आज के मॉड्यूल के एंड तक आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। पहली चीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है एंड फॉर एवरी काइंड ऑफ एंट्री मेथड, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या फिर आप एमबीए करके आ रहे हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इन तीनों ही तरीकों से आप इंडस्ट्री में कैसे एंटर कर सकते हैं या खुद को कैसे पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, हम बात करेंगे एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी कि आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव रिज्यूमे क्या होता है, और एप्लीकेशन की कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करेंगे जिससे आप अपने रेलेवेंट स्किल्स को, अपनी रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस को आप हाईलाइट कर सको। ठीक है, फिर तीसरी चीज हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, कि चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो बिहेवियरल हो, तो कैसे आप खुद को पोजीशन करें। ओके, एंड आप नेटवर्किंग के बारे में भी आज समझेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप कैसे किया जाए, कैसे आप प्रूवन तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो मार्केट में, ये भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहां आप अपना क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल नॉलेज, ये सब चीजें आप कॉन्फिडेंटली दिखा सको। बिहेवियरल इंटरव्यूज में बेसिकली ये दिखाना होता है कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट बैठोगे या नहीं बैठोगे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। एंड लास्टली फिर हम कैरियर के बारे में बात करेंगे कि आप इंटर्नशिप वगैरह को कैसे फुल टाइम ऑफर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिक्रूटमेंट ओवरव्यू, सबसे पहले प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स टू एंटर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो रिक्रूटमेंट है ये काफी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें बस ये डिपेंड करता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसेस है, आपका जो रोड मैप है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट। ये हो गया फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ये उनको टारगेट किया जाता है जो एनालिस्ट रोल्स के लिए जब इनको हायरिंग करनी होती है। ठीक है, एंड ये मोस्टली जो टॉप कॉलेजेस है वहां से ये हायरिंग करते हैं, चाहे वो टॉप कॉमर्स के कॉलेजेस हो, इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस हो, ओके, जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है। फिर दूसरा हो गया एमबीए रिक्रूटमेंट, ये हो गया एसोसिएट लेवल रोल्स के लिए,
और यहाँ पे फोकस होता है टॉप 20 स्कूल्स पर। एंड तीसरा हो गया लेटरल या एक्सपीरियंस हायरिंग। यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए हायरिंग होती है जो ऑलरेडी से पहले से किसी रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी और बैंक में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट साइकिल्स। तो अगर कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें, ये 9 से 12 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं आपकी ज्वाइनिंग डेट से। ओके, एप्लीकेशंस अगस्त सितंबर तक आ जाती हैं, राइट, आपको तब तक अप्लाई करना होता है। इंटरव्यू सितंबर से नवंबर के बीच में हो जाएंगी एंड जो ऑफर लेटर्स है वो आपको दिसंबर तक मिल जाते हैं। ओके, एंड ये चीज़ किसके लिए हो रही है? जब नेक्स्ट समर में आपको ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, तो मतलब 9 से 12 महीने पहले ही प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है। वैसे देखिए ऑफ साइकिल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, कभी कभी कुछ अर्जेंट हायरिंग्स निकल के आती हैं, तो जिसके लिए जो ऑफ साइकिल रोल्स जिनको हम बोलते हैं तो वो भी निकल करके आते हैं। एंड अगर मैं लेटरल हायरिंग की बात करूं, ये तो कैंपस की प्लेसमेंट की बात हो रही थी, अगर मैं लेटरल हायरिंग की बात करूं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो ये तो ईयर राउंड चलता है, राइट। जब भी कोई स्पेसिफिक ओपनिंग होती है तो लेटरल हायरिंग्स हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होता है। सबसे पहला है एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग, यानी कि आपका रेज्यूमे और आपका कवर लेटर चेक होता है। अब इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे भाई? रेज्यूमे जब हम आपका स्टडी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, और आपका कवर लेटर, तो इसमें हमें क्या चीज़ें मैटर करती है? सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, स्कोर्स मैटर करते हैं। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपके स्कोर्स आप अच्छे से बताइए, उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कीजिए, ये मैटर करता है। दूसरी चीज़ जो मैं ढूंढूंगा दैट इज रिलेवेंट एक्सपीरियंस है क्या आपके पास। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो मुझे चाहिए कि क्या आप इस रोल या इस माहौल के लिए तैयार हैं, आप फिट हैं उसके लिए, राइट। सो दैट इज द थर्ड थिंग दैट आई विल बी लुकिंग फॉर। ठीक है, तो स्कोर्स ढूंढना है मुझे। अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, स्टूडेंट है तो कोई इंटर्नशिप वगैरह अगर की है तो वो सब अगर है तो अच्छी बात है। और तीसरी चीज़, मुझे फिट देखना है कि आप इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए फिट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सीवी देखकर अगर मुझे ये चीज़ लग गई, रेज्यूमे देखकर, अब आएंगे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू पर। तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में आपसे क्या चीज़ें टेस्ट की जाएंगी? यहाँ पर होगा आपका टेक्निकल असेसमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप टेक्निकली रेडी हैं, टेक्निकली साउंड है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। एंड फिर दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स फिट असेसमेंट भी यहीं पर हो जाएगा। ओके, फिर असेसमेंट सेंटर्स, ये मतलब ज़रूरी नहीं है हर केस में हो। यूजुअली ग्लोबल बैंक्स में ये प्रोसेस चलता है कि आपसे कुछ प्रेजेंटेशंस करवाई जाएं, आपसे कोई ग्रुप एक्सरसाइज करवाया जाए, राइट, कोई केस स्टडीज़ आपको जाकर वैसे दिखाकर करनी हो, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हर इंटरव्यू में नहीं होता है, किसी में हो भी सकता है। ठीक है, फिर आता है फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में आप सीनियर बैंक के साथ आपका इंटरव्यू किया जा रहा है, जिसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपके मार्केट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्या मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें फाइनली जो सीनियर है वो चेक करते हैं। ओके, एंड फिर आता है बैकग्राउंड चेक, जिसमें आपकी जो पास एम्प्लॉयमेंट अगर है, आपके जो एजुकेशन क्रीडेंशियल्स हैं, इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। तो बेसिकली अगर मैं रिक्रूटमेंट का एक ओवरव्यू, एक इसको समराइज करूं, सिनॉप्सिस अगर एक दूं, तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी आप एंटर कर सकते हैं, राइट। एनालिस्ट लेवल के लिए आपको एमबीए की ज़रूरत नहीं है। ओके, एसोसिएट लेवल पर जाना है तो एमबीए काम आएगा, और लेटरल हायरिंग यानी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, विदाउट एमबीए भी जा सकते हैं। मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको 3 एंगल से बताऊंगा आगे चलकर, कि अगर एक ग्रेजुएट है तो भाई मेरे लिए क्या स्टेप होना चाहिए, एमबीए हूं तो क्या स्टेप होना चाहिए, या मैं किसी और इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या स्टेप होना चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस मैं आगे चलकर लेट डाउन करूंगा। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन स्ट्रेटेजीज की तरफ। मतलब आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए रेज्यूमे का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को ब्रेक डाउन करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई?
सबसे पहली चीज, जैसा मैंने कहा कि हम एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपका अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक रीसेंट ग्रेजुएट हैं, तो फिर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सीवी में है वो है आपकी एजुकेशन। तो आप एजुकेशन के बारे में अच्छे से लिखो कि मतलब आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपने कौन सी डिग्री की है, आपकी ग्रेजुएशन की डेट क्या थी, आपने कब किया, और आपकी जीपीए या परसेंटेजेस क्या है उसको भी आप बताइए, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप एकेडमिकली कैसे रहे हो। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू नो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर इन द ऑर्डर ऑफ जो अपने लेटेस्ट किया है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। ओके, सो तब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या लिखना है, आपको फोकस ये करना है कि आपका जो भी फाइनेंस रिलेटेड रोल अगर आपने किया है या आपके पास कोई भी ऐसी पोजीशन रही है जिसमें आपके पास लीडरशिप एक्सपीरियंस रहा है, तो ये सब चीजों को आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, इन योर वर्क एक्सपीरियंस। देन लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप एक्टिविटीज। मतलब अब आईबी में काम करें तो ऑफकोर्स विल बी वर्किंग इन अ टीम, तो टीम वर्क दिखाना जरूरी है। और अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया है जहां पर आपने इनिशिएटिव लिया है, अब अगर एक स्टूडेंट है तो आपको किस तरह का इनिशिएटिव आपने लिया होगा, आपने कॉलेज फेस्ट में कोई इनिशिएटिव लिया होगा या कोई एनजीओ एक्सपीरियंस के लिए आपने इनिशिएटिव लिया होगा, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कीजिए। ओके, ये सब काम आएंगी। फिर स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि एक्सेल का कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, फाइनेंशियल मॉडलिंग का आपके पास सर्टिफिकेशन है आपके पास, आपने सीएफए लेवल 1 क्लियर कर लिया है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, बिकॉज जहाँ आपकी जो एजुकेशन है या इंस्टीट्यूट का नाम है या स्कोर्स है, वहाँ जब वहाँ पर फीका पड़ेगा ना कुछ भी, तो ये चीज़ें इसको कवर करेंगे कि भाई मेरे पास एकदम सॉलिड सर्टिफिकेशन है, मैं एकदम सॉलिड स्किल लेकर के आया हूँ, तो ये सब चीज़ें आपके सीवी को स्ट्रांग बनाती है। ओके, तो आपकी जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं उसको आप मेंशन करें, इससे आपकी सीवी स्ट्रांग होती है। एंड ये जो पर्सनल इंटरेस्ट वाला पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वैसे तो लाइट लगता है पर इंटरव्यू में पर्सनल इंटरेस्ट जैसी चीज़ें कन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकती हैं, बिकॉज बाकी चीज़ें तो शायद ग्रेजुएशन है ये सब तो आपको सब लोगों में ही कॉमन मिलेगा, राइट। सब कैंडिडेट में ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें मिलेंगी, हाँ भाई इसने एमबीए किया है, इसने बीबीए किया है, वॉट एवर बी द केस। पर पर्सनल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे कुछ अलग मिलेगा, राइट। अलग मिलना चाहिए अगर आपने कॉपी पेस्ट करके सीवी नहीं बनाया तो, एंड वहाँ से मेरे लिए इंटरव्यू में एक कन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाता है, राइट। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो आपका सीवी कैसे बनाना चाहिए, तो ये वैसे थोड़ी सी एचआर वाली डिस्कशन हो रही है, राइट, कि कैसे आपको अपने सीवी को एनहेंस करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जैसे कि क्वांटिफाई और अचीवमेंट्स, राइट, आपने कोई भी जिस भी रोल में आप थे वहाँ पर आप खुद को क्वांटिफाई करें कि मैंने ये चीज़ इतने से बढ़ा दी, राइट। सो लाइक इंक्रीज सेल्स बाय 15%, तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, राइट। आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स यूज़ करने, जैसे कि एनालाइज्ड, डेवलप्ड, लेड, बिल्ट, प्रेजेंटेड, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है। फाइनेंस टर्मिनोलॉजी यूज करो, राइट, बिकॉज सीवीज जब स्कैन हो रही है तो ये टर्म्स ही पिक किए जाएंगे, राइट। तो आपकी जो भी इंडस्ट्री कीवर्ड्स हैं आपकी सीवी में कहीं ना कहीं डीसीएफ आना चाहिए, कहीं ना कहीं आईआरआर आना चाहिए, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन आनी चाहिए, तो इनको आपको स्मार्टली फिट करना है अपने स्किल्स में, राइट। तो अगर ये सब आपकी सीवी में मिसिंग है तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाएगी, तो ये आपको इंश्योर करना है। फिर हाईलाइट योर टेक्निकल स्किल्स इन मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, बिकॉज ये तो फिर सबसे ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, एक्सेल, पावर पॉइंट, और या इसके अलावा आपने कोई भी टूल यूज़ किया जैसे कि पावर बीआई अगर आपको यूज़ करने का मौका मिला हो, टेबल्यू यूज़ करने का मौका मिला हो, तो ये सब आप डेफिनेटली उसमें हाईलाइट कीजिए। एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग, अगर आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेशन है, एक अच्छी स्किल है, जब मैं ये बोल रहा हूँ सर्टिफिकेशन है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं है, आपने उस चीज़ को अच्छे से सीखा भी है, तो सीखा भी है और एक अच्छा सर्टिफिकेट है जिसकी स्टैंडिंग है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, देन इट विल गिव यू एन एज। ओके, कुछ एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज की बात कर लेते हैं। कस्टमाइज योर कवर लेटर्स फॉर ईच फॉर्म, तो एक ही टेम्पलेट आपको सब जगह नहीं भेजना है, प्लीज इसको अवॉइड करो। आप सामने वाले को ये दिखाओ कि मैंने आपकी फर्म के बारे में रिसर्च किया है एंड मैं आपकी फर्म में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं, ये चीज आपके कवर लेटर में दिखनी चाहिए। ओके, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आप अपने कवर लेटर में जरूर दिखाओ,
वो है आपका मोटिवेशन, कि भाई आप कितने हाईली मोटिवेटेड बंदे हो, ताकि मैं आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट करूं। आपको आईबी क्यों चाहिए, ये चीज मुझे कवर लेटर पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। एंड वहां पे सिर्फ पैसा पैसा नहीं दिखना चाहिए, राइट। शो करो कि आपका पैशन क्यों है फाइनेंस की तरफ, राइट। आपको डील्स में क्यों इंटरेस्ट है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों इंटरेस्ट है, राइट। तो ये सब चीजें आपके कवर लेटर में दिखनी चाहिए। एंड ऑल्सो जब आप एक फर्म के ऊपर डेडिकेटेड कवर लेटर लिख रहे हो तो आपका जो फर्म फिट है वो भी मुझे दिखना चाहिए, राइट। कि मेरा इस तरह का नेचर है, इसलिए मैं इस तरह के नेचर फर्म में अच्छे से फिट बैठता हूं, ठीक है। कुल मिलाकर आपका जो बैकग्राउंड है और फर्म की जो नीड्स है वो बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। फर्म मान लीजिए काम करती है टेक साइड में, ज्यादा काम करती है, इनकी टेक डील ज्यादा होती है, और या मान लीजिए इनका स्टार्टअप्स के साथ बहुत सारा काम होता है। आपका किसी भी तरीके से स्टार्टअप से कोई लिंक बैठता है, या आपकी डिग्री जो है, आपकी पढ़ाई जो है वो टेक से बैठती है, तो आप उनके लिए रेलेवेंसी दिखा सकते हो, राइट। तो आप पॉइंट समझ गए मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, ओके। मतलब शॉर्ट एंड डायरेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं, एक पेज की लिमिट इज सफिशिएंट, ओके। मतलब 1 पेज इज गुड इनफ, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प एकदम लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई फ्लफ इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं कर रहे, टू द पॉइंट एकदम लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है दैट यू सबमिट अर्ली इन रिक्रूटमेंट साइकिल। अर्ली आपको अप्लाई करना है, जब रिक्रूटमेंट साइकिल के स्टार्ट में ही आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। आप फ्रेश हो एकदम, तो पहले अप्लाई करने का आपको फायदा मिलता है, ओके। सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। लेवरेज एम्प्लॉय रेफरल्स, यानी कि रेफरल्स में पावर होता है। किसी करंट एम्प्लॉय से अगर आपको रेफरल मिल जाए तो आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्ट अटेंशन मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक डेडलाइंस एंड फॉलो अप प्रोफेशनली। अच्छा, ये एक चीज मैंने देखी है, एक बंदे के पास ऑफर आ जाता, पर उसको एचआर ने सामने से मना कर दिया कि अब तो आप रिजेक्टेड हो, बिकॉज उन्होंने अनप्रोफेशनल वे में फॉलो अप करना शुरू कर दिया था, राइट। आपका इंटरव्यू हो गया है, वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, पर आप अगर बार बार उनको मेल भेजे जा रहे हो, बार बार, इनफैक्ट मैंने देखा कि लोग व्हाट्सएप पे एचआर को फॉलोअप्स लेना शुरू कर देते हैं, राइट, एज इफ ये कोई पर्सनल चीज है। तो ये बहुत ही गलत है। एक बार मेल भेजना ठीक है, लेकिन ओवर फॉलोअप करते रहना ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है आपको, ओके। आपकी जो डिस्परेशन है वो आपको सामने वाले को नहीं दिखानी यार कि मैं मर मिटूंगा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, राइट। दिस सेंड्स अ वेरी बैड मैसेज, ठीक है। एंड आप मल्टीपल जो एप्लीकेशंस है इसको ट्रैक कैसे करोगे, एक एक्सेल शीट मेंटेन करना, और ओके, या एक गूगल शीट बना लो जहां पर आप भाई ये फर्म्स हैं उनका नाम लिख लो, उसकी क्या क्या डेडलाइंस है इसको नोट डाउन कर लो, क्या उसका स्टेटस है, आपने उसके लिए जो भी कस्टम रेज्यूमे बनाया है उसका लिंक वहां पर डाल लो, राइट। तो हर एक फर्म के लिए एक अलग कस्टमाइज रेज्यूमे या आपका जो कवर लेटर है उसका वर्जन आप तैयार करके रख लो, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक क्रेडेंशियल्स मैटर अ लॉट। अगर आपके पास अच्छे कॉलेज से कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशन है, राइट, तो ये आपको ज़रूर हाईलाइट करना है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं सबसे इंडिया के बेस्ट कॉलेज से नहीं हूँ तो मेरे को कदम ही नहीं रखने को मिलेगा, मैं घुस ही नहीं सकता। अगर आप एक नॉन टारगेट स्कूल या कॉलेज से भी हो तो भी आपके लिए बिल्कुल चांसेस हैं। तो सर फिर मुझ में क्या देखा जाएगा, अगर मैं मान लीजिए आईआईएम से नहीं आया हूँ, राइट, मैं एसआरसीसी से नहीं आया हूँ, तो मेरे पास क्या चांसेस है। फिर तो आपको देखिए, आपको आपका पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा सीवी में। कैसे दिखेगा, या तो आप जिस भी कॉलेज से हैं भाई, आपके पास जो एकेडमिक्स है, जो परफॉर्मेंस है आपकी, वो बहुत ही तगड़ी रही है कि मैं एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ। आपके पास कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास या तो CFA है, या तो फाइनेंशियल मॉडलिंग है, या तो NISM है, राइट। एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन, एनी फाइनेंस सर्टिफिकेशन यू हैव व्हिच इज रेलिवेंट, डू हाईलाइट इट, डू मेंशन इट। NISM है उसको भी मेंशन कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, और हो सकता है एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव। आपके पास कोई इंटर्नशिप का आपको मौका मिला, या कोई लाइव प्रोजेक्ट आपने किया फाइनेंस के ऊपर में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक नॉन टारगेट
कॉलेज या स्कूल से आ रहे हो, ठीक है। आपका रिज्यूमे और आपका जो पूरा एप्लीकेशन का पैकेज आपने बनाया है, कवर लेटर वगैरह मिला के, ये आपका बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन होता है रिक्रूटर के लिए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल एकदम तगड़ा है, एकदम टाइट है, एकदम क्लियर मैसेज दे रहा है और बिल्कुल टेलर्ड है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि आप शॉर्टलिस्ट, आपके शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है विथ रिस्पेक्ट टू रेज्यूमे एंड एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिकॉज एज आई सेड, रेफरल से बहुत ज्यादा आपको वेटेज मिलता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नेटवर्किंग सिर्फ जॉब पाने के लिए एक रास्ता नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एक पूरी की पूरी कैरियर की स्ट्रैटेजी होगी, ओके, अराउंड नेटवर्किंग। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या इसके इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको करना चाहिए। सबसे पहले नेटवर्किंग के ऑब्जेक्टिव्स। आपको सबसे पहले ये जानना है कि भाई मेरे को नेटवर्किंग करनी क्यों है। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। भाई मेरे को ये जानना है किसी फर्म का कल्चर कैसा है, किसी फर्म में किस तरह के रोल्स हैं, किसी फर्म का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, राइट। ये आपको सबसे बेस्ट कौन बता सकता है? जो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर के उस फर्म में अभी काम कर रहा है। ये सब पता करना, मतलब एक इनसाइडर से ये सब निकलवाना, ये सब आपको कैसे मिल सकता है? अगर आपके पास वैसे लोगों का नेटवर्क है, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, विजिबिलिटी क्रिएशन, यानी कि जब रिक्रूटर आपका नाम एप्लीकेशन में देखे, अगर उसको कहीं से ऐसे ये चीज लगे कि उनको अगर याद आए कि यार आप ऑलरेडी उनसे कनेक्ट हुए हो पहले, तो फिर आप समझ सकते हो कि आपके लिए जो हायरिंग के चांसेस है वो कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो चीज कैसे रिकॉल होगा एचआर को, राइट। आपने कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उनसे कनेक्ट किया हो, या तो किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर, राइट, या कहीं आपने मान लीजिए कहीं पेपर प्रेजेंट किया था, राइट। तो जब आप इस तरह के और इवेंट्स में जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, खुद को विजिबल करवाते हो, तो आप हो सकता है उनके नज़र में आ जाओ। अब ये चीज़ ठीक है, फिजिकली आप नहीं कर पाए, आप कहीं नहीं जा पाए, तो फिर आप ऑनलाइन रह करके आप अगर उनको विजिबली दिख पाते हो, राइट, कि आपने कोई बढ़िया सी रिपोर्ट डाली थी, आपने कोई बढ़िया सा पोस्ट लिखा था, या आपने उनको मैसेज किया था, कोई रिलेवेंट मैसेज, ऐसा नहीं कि आप वहाँ जॉब मांगने के लिए गए थे, ऐसा होगा तब तो फिर ये नेगेटिव विजिबिलिटी हो गई, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट मैटर्स, ओके। तो इसीलिए लोग आजकल क्या करते हैं, खुद की प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं, राइट, कि मैं किसी की नज़र में आ जाऊँ, फाइन। तीसरी चीज, रेफरल जनरेशन टू इंप्रूव सक्सेस रेट्स। ये डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ा देता है, ओके। तो ये तो अपने को करनी है, कोशिश करनी है। और चौथी चीज है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। दैट इज, आपको जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, इंडस्ट्री में लोगों से मिल रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, कनेक्शंस बना रहे हो, तो आपको मेंटर्स मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, राइट। आपको आपके कैरियर पाथ के टुवर्ड्स क्लैरिटी मिलती है कि भाई मैं कैसे इस पाथ में घुस के ग्रो कर पाऊंगा। ये सब चीजें आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग चैनल्स के बारे में। हाउ डू यू बिल्ड अ नेटवर्क? सो द बेस्ट थिंग इज, जहां पर भी आपने काम किया है या आपने पढ़ाई की है, सबसे पहले उसको यूटिलाइज करो। अपने कॉलेज के सीनियर्स के उसमें देखो कि कोई अगर है जो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा है या फाइनेंस फील्ड में कहीं काम कर रहा है, तो उनको रीच आउट करो, ठीक है। आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, या आप जो एलुमनाई पोर्टल्स हैं उनके थ्रू कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप प्रोफेशनल इवेंट्स को अटेंड करो, राइट। कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कैरियर फेयर्स होते हैं, सेमिनार्स होती हैं, तो ये जगह फेस टू फेस कनेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। और तीसरी चीज हो गई इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जैसे कि अब CFA सोसाइटी हो गया, राइट। फाइनेंस क्लब्स होते हैं या कोई रीजनल फोरम्स होते हैं, तो इनमें एक्टिव रहोगे तो आपके कनेक्शंस बनेंगे। फिर सोशल मीडिया, जैसे स्पेशली लिंक्डइन की अगर बात करें, तो प्रोफाइल्स को आपको रिसर्च करना होगा वहां पर जाकर के, राइट। एंड थॉटफुली आप लोगों को आउटरीच करो, राइट। फिर वहां पे आप कंटेंट भी शेयर करो, राइट, जिससे आप थोड़े से विजिबल रहो, फाइन। कोल्ड आउटरीच, देखिए जब कोई और ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो ईमेल करके या
लिंक्डइन पे आप किसी को पोलाइटली रीच आउट करके ये भी आप कर सकते हो, इससे भी आपको मदद मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया नेटवर्किंग चैनल्स। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू अप्रोच, यानी कि आपको पहले से रिसर्च करनी है, आपको जिससे बात करनी है उनका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैं किससे बात करने की बात कर रहा हूं, आप जब किसी को रीच आउट कर रहे हो, आप नेटवर्क बनाने के लिए किसी को रीच आउट कर रहे हो, तो आपको पहले से पता होना चाहिए भाई मैं जिससे बात करने जा रहा हूं उसका बैकग्राउंड क्या है, राइट, उनकी फर्म कौन सी है, थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड फिर आप उनसे जिस तरह के सवाल पूछ रहे हो उसका आपका फोकस डिसाइडेड होना चाहिए। भाई उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछो, उनकी इंडस्ट्री इनसाइट्स आप लो कि आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में कैसा क्या हो रहा है, राइट। डायरेक्ट जॉब के बारे में मत पूछो कि आपकी नौकरी है कि मेरे को लगवा दो ना, राइट। थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डिंग करना है आपको पहले, डायरेक्टली जाकर के जॉब नहीं मांगनी, राइट, अपने को बेग नहीं करना है किसी जॉब के लिए, पहले आपको बस कनेक्शन बिल्ड करना है। टाइम फाइन, फिर फॉलोअप करना है आपको। ओके, सो आप फॉलोअप कैसे करोगे, जब आपका मान लीजिए इंटरव्यू हो जाता है, ओके, आपको किसी ने अगर नेटवर्क के थ्रू रेफर किया एंड आपको मौका मिला कि आप इंटरव्यू के लिए जाओ, तो उसके बाद फिर इनको आप एक शॉर्ट थैंक यू नोट भेज सकते हो, या इनको मान लीजिए आप एक प्रोग्रेस पर अपडेट दे सकते हो कि मैंने इस तरह से इंटरव्यू दिया है, ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इस तरह से क्या होता है, एक रिलेशनशिप मेंटेन आप कर पाते हो। ओके, तो सिर्फ जब जरूरत है तब आप किसी को मैसेज मत भेजो। कभी कभी कोई वैल्यूएबल आर्टिकल शेयर कर दिया, राइट, या कि कोई नई चीज आप करने जा रहे हो उस पर आप सामने वाले का ओपिनियन ले लिया, ये सब जब आप करते हो तो जब आप व्हेन यू स्टे इन टच मीनिंगफुली, दैट एक्चुअली बिल्ड्स अ गुड कनेक्शन। ऑलराइट, सो ओके, टोल्ड यू ऑल दिस थिंग्स। पीरियडिक उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखें, थैंक यू मैसेजेस जरूर भेजें जब भी अगर उनकी कोई भी गाइडेंस से आपको मदद मिली है तो आप डेफिनेटली उनको बताएं। ऑलराइट, फिर कुछ और नेटवर्किंग नुआंसेस के बात करते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एम्फेसिस, यानी कि रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करूँ, राइट। वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पर पर्सनल कनेक्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की, यानी कि सीनियर लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट दे, राइट। हायरार्की का ध्यान रखो, जूनियर हो तो फॉर्मल और रेस्पेक्टफुल टोन में आपको बात करनी है, राइट। आप तो ऑफकोर्स अभी जूनियर ही हो, तो आप किसी से भी बात कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी इन अ रेस्पेक्टफुल टोन, राइट। वो आपका दोस्त नहीं है, राइट, या उसको भाई करके डे वन पे मत बुलाओ, राइट। वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा है पहले वो आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो डायरेक्टली भाई मेरी जॉब लगवा दो, ऐसे नहीं करना है आपको। ओके, सो बी प्रोफेशनल, बी रिस्पेक्टफुल। तीसरी चीज, कनेक्शन थ्रू फैमिली और एजुकेशन। हाँ, तो कभी कभी ये भी हो जाता है, राइट, कभी कभी फैमिली या कोई रीजन बेस्ड आपका नेटवर्क है तो वो भी आपके हेल्पफुल होते हैं, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई लिंक निकल आता है, राइट। कि फैमिली में होता है ना कोई कि यार मेरा तो ये ऐसा है, कोई है जान पहचान का, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड का फ्रेंड है, फ्रेंड का भाई है, इस तरह का कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, तो फैमिली में भी एक बार आप देख सकते हो कि अगर कोई कनेक्शन निकलता है। और लास्टली, बैलेंस ऑफ डिजिटल एंड इन पर्सन एंगेजमेंट। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि पहले इन पर्सन नेटवर्किंग डोमिनेंट होती थी, अब डिजिटल भी इक्वली पावरफुल हो गया है, तो आपको दोनों का बैलेंस यूज करना है, राइट। थोड़ा लिंक्डइन भी करो और थोड़ा इन पर्सन इवेंट्स को अटेंड करके भी करो, ओके, दोनों का मिक्स करना है। तो कुल मिला के बॉटम लाइन क्या है, आईबी में नेटवर्किंग आपको सही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है, रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी। ठीक है, पर आपका गोल होना चाहिए कि मैं अभी एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप बिल्ड करूं, ओके, ना कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल गेन के लिए मैं किसी के पास एक जॉब मांगने के लिए जा रहा हूं। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल इंटरव्यूज। How do you go ahead with technical interview preparation? Okay? So interviews में दो चीजें आती हैं, एक होता है टेक्निकल इंटरव्यू, दूसरा होता है बिहेवियरल इंटरव्यू। पहले हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यूज में टेक्निकल नॉलेज एक मेजर डिफरेंशिएटर हो सकती है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो और अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हो
तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे वो कौन से टेक्निकल एरियाज है जिनके लिए हमको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हो गए अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट, पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, आपको एक तो ये बिल्कुल बढ़िया से समझ में आना चाहिए, इनकी लिंकेज समझ में आनी चाहिए, और फिर जो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, राइट, एक्रूअल प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, डेफर्ड टैक्सेस क्या होते हैं, राइट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब वो क्लियर आप चाहे अपनी डिग्री से कर रहे हो या अपने साइंस बैकग्राउंड से करी थी डिग्री, लेकिन अब उसके बाद आपने अपनी ये कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, सीख लिया है, कोई सर्टिफिकेशन के थ्रू कर लिया है, दैट इज फाइन। मुझे बस ये जानना है कि क्या आपको ये चीज आती है, आपने कहां से सीखी थी, 12 करके सीखी थी, बीकॉम करके सीखा था, या किसी फाइनेंशियल मॉडलिंग के 3 महीने के सर्टिफिकेट में सीख लिया। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है आपको आती है कि नहीं आती है, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, तो एनालिसिस में क्या हो गया, रेशियोज वाला पार्ट आ गया कि आपको आरओई पता है, आपको आरओसी पता है, आपको डेट इक्विटी पता है, आपको ग्रॉस मार्जिन पता है, राइट, तो ये सारी चीजें आपको पता है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होगा, आपको 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर दिया जाता है, 5 साल का अगर दिया जाता है, तो क्या आप ट्रेंड एनालिसिस क्या कर सकते हो, क्या आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन अगर आप कर पा रहे हो, आपको नंबर समझ में आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं नंबर क्रंचिंग, एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स। तीसरी चीज आ जाती है वैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज, यानी कि आपको डीसीएफ यूज करना है, आपको कॉम्स यूज करना है, आपको प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन यूज करना है, राइट, इन सब मेथड्स का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन सा मेथड कब यूज करना सही रहता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर डीसीएफ मॉडलिंग मैंने स्पेसिफिकली भी लिख दिया है बिकॉज ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है कि भाई फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे एस्टिमेट करें, टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, वैक कैसे निकालते हैं, एनपीवी कैलकुलेशन कैसे होगा, राइट, उसका जो भी कैलकुलेशन निकल के आता है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। बिकॉज वेयर पीपल लैक इज, ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इंटरव्यू में लोग मार कहां खाते हैं, उनको ये पता है हाँ भाई मैं ऐसे फोरकास्टिंग कर लूंगा, ठीक है, या मैं एफसीएफएफ का ये वाला फॉर्मूला बता दूंगा, या मैं टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला बता दूंगा, पर एक्चुअली वो मार यहां खाते हैं कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वेरी मैकेनिकल, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये मेरी भाषा है। आई एम नॉट एबल टू टॉक इन अ सेंसिबल वे कि वाई दिस शुड बी डन दिस वे और वाई दिस शुड बी डन दैट वे। ये सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग यूजुअली बच्चे नहीं दे पाते, तो स्टूडेंट्स स्पीक मोर फ्रॉम अ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई मैं उसको बोल रहा हूं मेरे को समझाओ एंटरप्राइज वैल्यू कैसा होता है, तो वो डेफिनेशन या फॉर्मूला के थ्रू मुझे समझा रहे हैं, पर मुझे कैसे समझना है कि आप मेरे को एक प्रैक्टिकल वे में समझा सको कि एंटरप्राइज वैल्यू इस चीज का नाम है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एंड यूजुअली डीसीएफ मॉडलिंग वगैरह जब करते हैं तो पीपल टेंड टू यूज लाइक फॉर्मूला विच इज गोइंग टू लीड टू सम वेरी एब्सर्ड रिजल्ट। मतलब कोई कंपनी का मार्केट प्राइस मान लो 2000 रुपये है, पर उनकी फॉर्मूला लगा के कोई वैल्यूएशन निकल के आ गई 50,000, वैल्यू निकल के आ गई 50,000, तो क्या इसका कोई सेंस है कि ये वैल्यू जो निकल के आई ये निकाली उन्होंने, शायद जो फॉर्मूलाज वगैरह ठीक ठाक ही लगा रहे हैं, पर उनका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि भाई फोरकास्टिंग किस तरह से करनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसको अच्छे से कर रहे हो। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज M&A कॉन्सेप्ट्स। अब ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूल्स, तो आप सिर्फ फोरकास्टिंग करके या वैल्यूएशन करके नहीं रुक सकते हो, आपको M&A की भी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आपको डील स्ट्रक्चरिंग के बारे में आप पता होना चाहिए, राइट, एक्रीशन या डाइल्यूशन एनालिसिस कैसे करते हैं, सिनर्जीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स क्या होते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, तभी आप टेक्निकल इंटरव्यू निकाल पाओगे, नहीं तो बॉस फंस जाओगे। एंड लास्ट थिंग इज LBOs, दैट इज लेवरेज बायआउट्स। तो इसका बेसिक्स भी अगर आपको आता है, आपने एक सिंपल सा मॉडल भी देख रखा है, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मॉडलिंग करनी कैसे है, राइट। तो लेवरेज बायआउट स्ट्रक्चर में हम यूजुअली फोकस करते हैं कि भाई इन्वेस्टर को IRR क्या निकलेगा, राइट, या इसमें जो आप डेट ले रहे हो उसका रिपेमेंट
कैसे करोगे, डेट का स्केड्यूल कैसे बनाओगे, राइट, इक्विटी होल्डर्स को क्या रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीजें देखना हमारा इंपॉर्टेंस रहता है एलबीओ मॉडल में। ऑलराइट, फिर प्रिपरेशन रिसोर्सेज की अगर बात करें, देर आर सम बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, ओके, विच कैन गिव यू एन आइडिया। एक वॉल्ट की गाइड आती है टू फाइनेंस इंटरव्यूज, जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है किस तरह से सीवी प्रिपेयर करो, किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। ये आप थोड़ा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। पर एक्चुअली बुक्स में दिक्कत ये है, बुक तो अभी देखिए मैं भी लिख दूं, ये सारा ज्ञान मैं एक बुक में समेट करके आपको दे दूं, पर क्या आप उस बुक को पूरा पढ़ के वो ज्ञान ले करके उसको अप्लाई करके इंटरव्यू क्रैक करके आ जाओगे, ये चीज थोड़ी सी डाउटफुल है, राइट। तो अगर आपका उतना कैलिबर है तो आपके लिए बुक्स हेल्प करेंगी, आप बुक्स को यूज कर सकते हो। पर ज्यादातर लोगों के लिए मैं देखता हूं बुक्स मैं शेयर भी कर देता हूं तो काम नहीं आती, राइट। तो दैट इज टोटली डिपेंडेंट अप टू यू, आप देख लेना। ऑनलाइन कोर्सेज एंड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स आर डेफिनेटली देयर विच कैन हेल्प यू टू लर्न थिंग्स इन अ मोर प्रैक्टिकल वे, राइट। आपको टेक्निकल जो ट्रेनिंग होती है, राइट, ये सब चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए ये आप अच्छे से सीख सकते हो विथ एग्जाम्पल्स, विथ केस स्टडीज, विच इज़ डेफिनेटली रेलिवेंट। तो ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कुछ ऐसे सैम्पल क्वेश्चंस या ऐसे क्विजेस या ऐसी केस स्टडीज आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसके जरिए आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जा सकते हो। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। ओके, तो ये कोर्सेज वाली प्लेटफॉर्म्स, कोर्सेज वाली जो एंटिटीज हैं वो भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। फिर इसके बाद मॉक इंटरव्यूज एंड केस स्टडीज, राइट। तो मॉक इंटरव्यूज यूजुअली आपको हेल्प करते हैं जब आप, ताकि फाइनल इंटरव्यू में जब आप जाओ तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाओ। अब मॉक इंटरव्यूज, अब हम इसको कैसे टैकल करते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली पीडब्ल्यू स्किल्स की बात करूं तो एक तो देखिए मेंटर की जो काउंसलिंग होती है वो तो आपको मिलती ही है, पर हम आईबी प्रोग्राम में क्या करते हैं, पीडब्ल्यूसी इंडिया के मेंटर्स के साथ आपको एक मॉक इंटरव्यू का राउंड लगवा देते हैं। अब एक प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में है वो जब आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा है, यू विल बी फुल्ली ग्रूम्ड फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू, एंड उसके बाद जब आप फाइनल इंटरव्यू के लिए जाओगे, एक्चुअली जब रियल इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। सो दिस मैटर्स अ लॉट। तो बेसिकली आप एक एक्चुअल इंटरव्यू को सिमुलेट कर रहे होते हो, आप उस सिचुएशन में उस प्रेशर को पहले एक बार जी चुके हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप बिल्कुल भी शेक नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगे। दिस इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड स्टडी ग्रुप्स, जब आपका एक मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो जब आप कोई कोर्स करते हैं तो एक स्टूडेंट्स का बैच बनता है, राइट, 20 बच्चे 30 बच्चे एक पूरा बैच बनता है। तो आप सब लोग आपस में जब इंटरेक्ट करते हो, आप जब सब लोग एक दूसरे के साथ डाउट्स क्लियर करते हो, राइट, आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, राइट। किसी ने एक डाउट पूछा, कोई भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी ने डाउट पूछा, तो कोई एक दूसरे ऑब्जेक्टिव से आंसर कर रहा है, कोई एक दूसरे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आंसर कर रहा है, तो आपको वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आता है जब आप एक स्टडी ग्रुप का पार्ट होकर के लर्निंग करते हो। फाइन, सो दैट इज सम ऑफ द वेज हाउ यू कैन प्रिपेयर। उसके बाद सम कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस जो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। दीज आर सम वेरी कॉमन फाइनेंस क्वेश्चंस, ये कोई स्पेसिफिक सीक्रेट नहीं है, ये बिल्कुल आउट देयर इन द पब्लिक है। वॉक मी थ्रू अ डीसीएफ एनालिसिस, यानी कि आपको पूरा डीसीएफ का प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है। यहां पर आप उनको ये बताओ आप प्रोजेक्शन कैसे करोगे, आप डिस्काउंटिंग कैसे करोगे, आप टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे और फाइनल वैल्यू तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो आपको डीसीएफ में बस ये समझाना होता है। कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं कि वो शुरू वहां से करते हैं कि वो फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाएंगे, कि भाई मैंने इनपुट्स को डाउनलोड किया, अब मैं उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर रहा हूं, अब मैं उसको पीएनएल में लिख रहा हूं। वो नहीं चाहिए मुझे, राइट। जब मैंने आपको डीसीएफ पूछा है तो मुझे डीसीएफ चाहिए, समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज, हाउ डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिंक, राइट। ये लिंकेज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज अब अगर आपको ये चीज नहीं आती, मान लीजिए आपको क्लैरिटी नहीं है एंड मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं एसोसिएट हूं जिसने आपको हायर किया है, ओके, तो यार मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा, बिकॉज आपकी तो बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होगी, राइट। तो आप अगर ये समझा सकते हो कि भाई कैसे नेट इनकम आती है इनकम स्टेटमेंट से, कैसे वो बैलेंस शीट में जाएगी, कैसे वो रिजर्व्स में जाएगी,
कैसे वो कैश फ्लो में सीएफओ के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, ये कनेक्शन आपको बिल्कुल समझना जरूरी है। ओके एंड आपके तभी फाइनेंशियल मॉडल्स हमेशा मैच करेंगे, राइट, हमेशा टैली होंगे, अदरवाइज तो दिक्कत रहेगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तब तो मैं और भी ज्यादा इस पे क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके तीसरी चीज, व्हाट हैपेंस व्हेन डिप्रिसिएशन इंक्रीजेस। ये कुछ सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जिससे कि आपको ये समझ में आए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एक फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जब डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है तो मेरे पीएनएल में कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट। आपकी नेट इनकम कम हो गई तो आपके टैक्सेस भी कम हो गए, आपके फिर मान लीजिए कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट, टैक्सेस कम हो गए तो कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे, फिर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाउ डू यू वैल्यू दिस कंपनी। अब जब मैं ये पूछता हूं हाउ वुड यू वैल्यू दिस कंपनी, सो यूजुअली सी आई हैव टेकन मेनी मॉक इंटरव्यूज and many people would start this way, that I will forecast the cash flows using so and so method and then I'll do this and then I'll find the cash flows, discount it and so on. पर जब मैं ये पूछ रहा हूं ना कि आप इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो सबसे पहला आपका जवाब ये होना चाहिए कि भाई मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं इस कंपनी को वैल्यू करने के लिए। पहले आपका मेथड का जस्टिफिकेशन दो मुझे। मैंने डीसीएफ वर्ड तो कहीं बोला ही नहीं है ना अभी तक कि आप डीसीएफ मेथड को कैसे करोगे। मैंने ये पूछा है कंपनी को कैसे वैल्यू करोगे, तो आप पहले बताओ कि मैं डीसीएफ यूज करूंगा या कॉम्स यूज करूंगा, उसका जस्टिफिकेशन दीजिए, उसके बाद अपने मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो इंटरव्यू में हम देखते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिल सकता है, कोशिश कीजिए, गो अहेड विद दैट। दूसरी चीज, मॉक इंटरव्यूज, स्टडी ग्रुप्स, जो नेटवर्क आपका बनता है, ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म में, बिकॉज फिर आपका जो बैच बनता है ये आपको लॉन्ग टर्म में हर कोई कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा होगा, तो आपके फ्यूचर के लिए आपको एक बहुत अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, राइट। सो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। इंटरव्यूज में आप अकाउंटिंग क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से हो तो आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा, कीजिए, वो जरूरी है। ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट्स को क्या इंश्योर करना है कि उनका जो नॉलेज है वो भाई सिर्फ थियोरेटिकल बुक्स तक लिमिटेड नहीं था, मेरे को सिर्फ डेफिनेशन नहीं आता है, मेरे को सिर्फ फॉर्मूला नहीं आता है, बल्कि मेरे को उसका एप्लीकेशन आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है। ये चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है अपने इंटरव्यूज में। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है, टेक्निकल इंटरव्यूज टफ देखिए हो सकते हैं, पर देखिए वो चीज टफ होती है जो हमको समझ में नहीं आती है, राइट। जो चीज मुझे एकदम सॉलिड पता है, मुझे एकदम 100% कॉन्फिडेंस हो गया, भाई डीसी में जो पूछना है पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यूज इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा। ओके, तो आपको स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको, तब आप कॉन्फिडेंस बन जाओगे। और जब आप प्रेशर में भी एक आर्टिकुलेटेड आंसर दे सकते हो, ओके, ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है, देन दैट विल मेक यू स्टैंड आउट इन द इंटरव्यू। आर्टिकुलेटेड आंसर का मतलब क्या है, मैंने आपसे कोई चीज पूछी है ना, तो आप एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर दे रहे हो। भाई मैंने बोला डीसीएफ समझाओ, तो पहले आपने कंपनी के बारे में बता दिया, फिर आपने कंपनी का प्रोजेक्शंस बता दिया, फिर कैश फ्लो बता दिया, या राइट। सो देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर, बट आपको अपने आंसर में खो नहीं जाना है। आपको अपने आंसर का जो आउटलाइन है वो पहले ही दिमाग में सोच लेना है, भाई पहले मैं ये पॉइंट बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, तब आप एक स्ट्रक्चर्ड आंसर देते हो। पर आप पहले यहां गुजार रहे हो, फिर यहां गुजार रहे हो, फिर यहां गुजार रहे हो, राइट। तो जब ये डीसीएफ समझाने के लिए बोलते हैं तो लोग पहले कोई इक्विटी वैल्यू बोल रहा होता है, फिर वो पीछे जाके डिस्काउंट रेट में चला जाता है, या फिर वो कैश फ्लो समझाने लग जाता है, फिर वो बीच में प्रोजेक्शन ले आता है। ऐसा आपको नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? अब आप समझ पा रहे हैं आर्टिकुलेटेड या स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होगा? ओके, सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू लर्न, यू नीड टू मास्टर एंड देन बिकम कॉन्फिडेंट। अब आते हैं बिहेवियरल इंटरव्यूज की तरफ कि इनको कैसे नेविगेट किया जाए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यूज में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है तो वो काफी नहीं है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी है, ये सब भी टेस्ट किया जाता है। एंड ये सब होता है
टेस्ट बिहेवियरल राउंड में। ओके, बिहेवियरल इंटरव्यूज का पर्पस क्या है? ये राउंड चेक करता है कि आप एक फिट है कि नहीं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। ओके, आपकी मोटिवेशन, आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आईबी कैरियर के लिए है या नहीं, राइट? आपके सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आपका टीम वर्क, आपकी लीडरशिप, आप एथिकल है कि नहीं, राइट? आप में रेजिलियंस है कि नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें मैटर करती हैं? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा व्हाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपको आईबी में क्यों आना है? आप ये बोलोगे सर पैसे के लिए आना है, मैं तो 1 करोड़ की सैलरी सुन के आया हूं, वहीं के वहीं भगा देंगे आपको, राइट? आपको ये दिखाना है कि यार क्लियर एक मेरी ट्रेजेक्ट्री है, मेरा ये गोल है, एंड एक पर्सनल आपको कनेक्ट दिखाना है कि मैंने ये डिग्री करी, मैंने ये जॉब करी, मैंने ये इंटर्नशिप करा, अब मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं आगे ये करूँगा, साथ में मेरे CFA चलेगा। तो अगर आप एक विजन दिखा सकते हो कि भाई मेरा विजन सॉर्टेड है, मेरे को ये चीज़ करनी है, तो सामने वाले को भी आप में कॉन्फिडेंस आता है। एंड अगर आप ये बोलते हो भाई बस कर लिया, बस अप्लाई कर दिया, राइट? आपका जब खुद का विजन क्लियर नहीं होगा तो सामने वाला आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा, राइट? सो वन थिंग यू हैव टू एंश्योर। दूसरी चीज जो आपको दिखानी होगी दैट वुड बी टीम वर्क। आपको टीम वर्क डेफिनेटली किसी ना किसी एक्सपीरियंस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा कि क्या रोल था आपका किसी टीम में, कैसे आपने कंट्रीब्यूट किया था, ओके, उसका क्या बेनिफिट हुआ था टीम को, राइट? तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो पहले मोटिवेशन आ गया, फिर टीम वर्क आ गया। तीसरी चीज लीडरशिप। आपने इनिशिएटिव लिया, किसी को आपने इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस करने के क्या रिजल्ट आए, दीज थिंग कैन बी एग्जाम्पल्स ऑफ लीडरशिप। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर पहले ही सोच के रखें। चौथी चीज चैलेंज रेजोल्यूशन, यानी कि आपने किसी टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था। ओके, तो एक टफ सिचुएशन अपनी जिंदगी को खंगाल के देखें, कभी ना कभी आई होगी, कभी ना कभी आपने कोई बोल्ड डिसीजन लिया होगा, उसको पहले ही स्ट्रक्चर करके एक अच्छा सा आंसर सोच के रखें ताकि इस टाइप की कोई चीज आती है तो मैं प्रिपेयर्ड हूं आंसर करने के लिए। ओके, एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपका एथिक्स चेक किया जा रहा है, आपकी वैल्यूज को चेक किया जा रहा है, राइट? आप जजमेंट कैसे दिखा सकते हैं, राइट? तो वो चीज देखी जाएगी। और कैरियर गोल्स, यानी कि यहां से आपको कहां जाना है, आईबी को लॉन्ग टर्म कैरियर आप क्यों बनाना चाहते हो, राइट? तो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड। अब इन चीजों को आंसर कैसे करेंगे? तो आंसर करने के देखिए कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये देखिए बहुत ही HR स्पेसिफिक डिस्कशन हो रहा है, नॉट HR स्पेसिफिक, मैं कहूंगा सॉफ्ट स्किल स्पेसिफिक डिस्कशन हो रहा है। ओके, एंड आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, बट अब PW स्किल्स में मैं जिनको देखता हूं, वृंदा मैम है, वो ये सब चीजें इतनी बढ़िया तरीके से सिखाती हैं, राइट, फॉर ऑल द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो वो ये सब चीजों पर बहुत अच्छी तरीके से गाइड करती हैं। ओके, पर मैं उनका जस्ट 1% आपको यहां बता पा रहा हूं कि भाई ऐसी चीजें होती हैं, तो आप इसको और अच्छे से सीख लेना। ठीक है, वन इज कॉल्ड स्टार, यानी कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। मतलब आपने किस सिचुएशन में क्या बैकग्राउंड था। ओके, पहले आपको यह समझाना होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना इनमें से, तो पहले आप क्या बता रहे हो भाई, सिचुएशन यानी कि बैकग्राउंड क्या था, फिर आप बता रहे हो टास्क, यानी कि आपकी उस सिचुएशन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर आप ये बता रहे हो उसमें आपने क्या एक्शन लिया, यानी आपने क्या किया, और फिर आप बता रहे हो रिजल्ट, यानी कि उसका क्या आउटकम आया। ओके, तो ये हो गया स्टार मेथड। इसी तरह से कार मेथड भी होता है, इसी तरह से पार मेथड भी होता है, राइट? तो बहुत सारे होते हैं, अब एक एक पर डिस्कस नहीं कर रहे, इनमें थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन रहता है। ओके, पर होती एक जैसी चीजें ही हैं। ठीक है, तो ये आप स्टडी करना, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना करके इन सब क्वेश्चंस के अराउंड अपने आंसर्स तैयार रखना। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, आपको एक पर्सनल इन्वेंट्री रेडी रखनी है। आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको आप पहले ही सोच के रख लो कि एक तो आप उसको बांट लो कि भाई अगर मैंने इंटर्नशिप करी है उसका एक एक्सपीरियंस का एक आपके पास तैयार होना चाहिए कि भाई ये चीज बोलनी है मेरे को।
कॉलेज एक्सपीरियंस में से कोई अच्छा किस्सा उठा करके भाई कॉलेज में ये चीज मैंने बहुत अच्छी करी थी। फिर प्रोजेक्ट्स पे आओ, कोई प्रोजेक्ट किया हो उसमें से कुछ अच्छा उठाया हो, राइट? कोई फेलियर की आपकी स्टोरी हो, तो इन सब के अराउंड आपके पास एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है? हर थीम के लिए ये जो मैंने आपको डिफरेंट थीम्स बताई, इस हर थीम के लिए आपके पास एक कॉन्साइज और इंपैक्टफुल नैरेटिव होना चाहिए, राइट? मतलब कि एक शॉर्ट सा लेकिन इंपैक्टफुल स्टोरी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। देखिए, हालांकि मैं थोड़ा सा टोन मेरा इस तरह का जा रहा है कि आपके पास रेडी होनी चाहिए, पर मैं यहां कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इंटरव्यू में जाकर के झूठ बोलो। दैट इज नॉट वॉट आई एम सेइंग। आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी एक्सपीरियंस रहा है उसको, क्योंकि आप इंटरव्यू में एकदम से सोच नहीं पाओगे, एकदम से रिकॉल नहीं कर पाओगे, या एकदम से उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले से सोच के रखना आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है। मैं बस ये चीज कह रहा हूं, ये नहीं कि बना दिया आपने कोई मन गढ़ंत कहानी और वो आप सामने वाले को बता रहे हो। तो जब भी ऐसी चीज होगी ना, तो वो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, एंड सामने वाले को वो कॉन्फिडेंट अगर डगमगाता हुआ आपकी आंखों में दिख गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो प्लीज डू what needs to be done in a good way. Fine. Practice adapting examples for different questions. हाँ, ये चीज हो सकती है, आप कहानियां तो सच ही बता रहे हो, पर एक स्टोरी को अलग अलग एंगल से कैसे यूज कर सकते हो वो आपको सीखना है। चाहे वो लीडरशिप में आपने यूज कर ली, या आपने उसको टीम वर्क में यूज कर लिया, या आपने उसको चैलेंज वाले क्वेश्चन में यूज कर लिया, ये आप कर सकते हो, ठीक है भाई? स्टोरी मेरे पास एक ही थी, पर जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आया मैंने वहां पे उसको यूज कर लिया, ओके? एंड रिसर्च कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस, यानी कि जब आप इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आप थोड़े से रिसर्च कर लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन से बिहेवियर टेस्ट किया जाता है, ठीक है? ऑथेंटिसिटी बैलेंस, यानी कि सबसे पहले तो आपका जेन्युइन मोटिवेशन एक्सप्रेस होना चाहिए। आपके आंसर्स स्क्रिप्टेड नहीं होने चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप से मोटिवेशन का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वो पूरा आंसर आपके दिमाग में रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट तैयार है, वो स्क्रिप्ट मैंने सामने बोल दी। आपका एक थीम होना चाहिए मार्केट में कि भाई मैं इस वाले पॉइंट को जरूर टच करूंगा, कि मेरा एक ये एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस को मैं जरूर टच करूंगा। उस तरह से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है, राइट? बिकॉज अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करके जा रहे हो, रट्टा मार के जा रहे हो, बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रही है, तब तो यार अच्छा नहीं लगेगा ना, मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको थोड़ी सी रियलिटी भी मतलब दिखानी है, वहां पे थोड़ी सी नोवेल्टी दिखानी है, राइट? आप मान लीजिए आंसर कर रहे हैं कि आई एंजॉय वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ओके? मेरे को ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करके मजा आता है जिसका एक फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। अब आपने इस तरह का कोई स्टेटमेंट बोला तो इससे मैं रिलेट करूंगा, हाँ ठीक है, आप एक ऐसा काम करना चाह रहे हो जिसमें सीरियसनेस मुझे दिखाई दे रही है, राइट? बाकी आप समझदार हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रेजेंट रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आपके स्ट्रेंथ्स के साथ आपकी वीकनेस को भी आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको क्या इंप्रूव करना है, कैसे आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, ये भी आपको बताना है, ठीक है? मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके वीकनेसेस क्या है, और आप उसमें बस वीकनेस बता के रुक गए हो, तो फिर तो आप ये कह रहे हो कि भाई मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं अच्छा कैंडिडेट नहीं हूं। पर जब आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी ये चीज़ वीकनेस है, मैं कोई चीज़ में टाइम लेता हूं, या कोई चीज़ मेरी अभी स्ट्रांग नहीं है, तो उस चीज़ में फिर आप ये चीज़ बताओ कि वाई यू आर इंप्रूविंग, ओके? आप कैसे उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्या एफर्ट्स आप लगा रहे हो, क्या आपका स्टेटस है, ये चीज़ भी आप बताओ, ओके? तो इससे क्या आपने वीकनेस भी बता दिया, आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि मेरी कोई वीकनेस है ही नहीं, तो वो फिर एक इगोइस्टिक आंसर हो गया। आप बता रहे हो अपनी वीकनेस, पर आप फिर साथ में ये भी बता रहे हो कि भाई मैं इसको इस तरह से ओवरकम कर रहा हूं, ओके? डेमोन्स्ट्रेट कल्चरल फिट विद बैंकिंग एनवायरनमेंट, यानी कि बैंकिंग का जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्पिटिटिव भी है और कोलैबोरेटिव भी है। मतलब दोनों के एग्जांपल्स आपको देने कि अगर जब भी कंपटीशन की बात आती है तो मैं इस तरह से, मैं तो कंपटीशंस नेल करने में एकदम एक्सपर्ट रहा हूं, राइट? मैं कंपटीशंस में एकदम फोड़ के टॉप पे आता हूं, राइट? तो एक वो वाला एग्जांपल भी दीजिए,
और एक ये वाला एग्जाम्पल भी दीजिए कि भाई मैं लोगों को साथ लेकर भी चल सकता हूं, राइट, मेरा एक कोलैबोरेटिव साइड भी है। तो इस तरह की चीजें आप कीजिए, तब आप क्या होंगे, कल्चरल फिट में अच्छे बैठेंगे। ओके, एंड उसके बाद बैलेंस एंथुसियाज्म विथ प्रोफेशनलिज्म, यानी कि आपके पास पैशन तो हो, डेफिनेटली पैशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने का, पर ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड ना हो, ये चीज काइंडली इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे को तो लेना ही पड़ेगा, मैं तो इतना अच्छा हूं, राइट, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं और फिर एकदम कैजुअल एटीट्यूड भी नहीं कि यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं। जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहना है इन, अगर आपको हायर होना है। ठीक है, बिहेवियरल राउंड में मैं एक बार चीज को समराइज करता हूं। बिहेवियरल राउंड में आपको अपना रियल जो सेल्फ है वो आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अगर आप एकदम स्ट्रांग प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके रिस्पॉन्सेज एकदम जेन्युइन है, आपकी जो फिट है वो आप क्लियरली दिखा सकते हो कि भाई मैं इसीलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो सकता हूं, तो फिर आपके लिए एक्सेप्ट होना बहुत ईजी हो जाता है। ओके ओके, अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। सो दिस इज अ वेरी गुड वे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटर्नशिप्स आपको सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, बल्कि आपको एक एक्सटेंडेड इंटरव्यू की तरह देखनी चाहिए कि अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई है, पहले एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, फिर आपको इंटर्नशिप मिल गई है, तो इस इंटर्नशिप में आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्किल्स दिखा रहे हो, आप उस फर्म के साथ काम करके अपना फिट दिखा रहे हो कि भाई इंटर्नशिप के बाद आप मेरे को पीपीओ दोगे, आप मेरे को हायर करोगे, तो क्यों करोगे, बिकॉज मैं इस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए फिट हूं, राइट। तो ये चांस आपको मिल जाता है इंटर्नशिप के जरिए। सो बिफोर गेटिंग इनटू द रोल्स, अगर आपको इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है तो काइंडली कंसिडर दैट। ठीक है, जरूर इसको कंसिडर कीजिए। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वन इज स्किल डेवलपमेंट, आपको जो आपकी जो क्लासरूम नॉलेज है, राइट, आप उसको रियल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर पाते हो, राइट, मतलब आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड हो जाती है जब आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। दूसरी चीज, आप अपना परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो, राइट, आप फर्म को दिखा पाते हो कि आप फुल टाइम रोल के लिए कैसे वैल्यूएबल हो। तीसरी चीज, कल्चरल फिट असेसमेंट, यानी आप उस टीम के लिए, आप उस फर्म के लिए, आप उस पर्टिकुलर जो काम का एनवायरनमेंट है उसमें आप कैसे नेचुरली एडजस्ट हो पाते हो, ये चीज आपको पता चल जाती है, राइट, आपको भी पता चल जाती है और फर्म को भी पता चल जाती है। फिर नेटवर्क बिल्डिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, राइट, तो आपको पीयर्स मिल रहे हैं, राइट, आपको सीनियर्स मिल रहे हैं, आपको मेंटर्स मिल रहे हैं, ये सब आपके फ्यूचर एडवोकेट्स बन सकते हैं जो कि आपके फाइनल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। और फुल टाइम कन्वर्जन, यानी कि अल्टीमेट आपका गोल ये होता है कि आप इंटर्नशिप के बाद आपको एक फुल टाइम ऑफर मिल जाए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपनी जगह बनाने का। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं पहले सक्सेस स्ट्रेटजीज के बारे में कि एक इंटर्नशिप कैसे सक्सेस होती है। तो पहले आप प्री इंटर्नशिप कुछ टेक्निकल प्रिपरेशन करोगे, राइट, वही चीजें जो मैं आपसे बातें कर रहा था कि आपका एक्सेल आप सॉलिड कर लो, आपकी वैल्यूएशन आप सॉलिड कर लो, आपकी अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स है ये सब आप बिल्कुल एकदम रिवाइज कर लो। फिर आप फर्म के बारे में बिल्कुल पता करके जाओ, एकदम रिसर्च करके जाओ, उनका कल्चर कैसा है, उन्होंने रिसेंट डील्स कौन सी की है, उनके टीम्स में कौन कौन है, राइट, ये सब चीज़ें आप पता करो। और फिर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है इसको एकदम सॉलिड बनाओ। पहले ही दिन एकदम प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, पंक्चुअलिटी दिखाओ, ईगरनेस दिखाओ कि भी ये काम मेरे को करना है, राइट। वर्क क्वालिटी को एकदम प्रायोरिटी देना, चाहे छोटा टास्क हो चाहे बड़ा टास्क हो, आपको परफेक्शन की तरफ जाना है। ओके, आपको रिलायबिलिटी दिखानी है कि भाई मैं क्यों एक रिलायबल बंदा हूं। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। ओके, रिलेशनशिप डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि चाहे वो सीनियर्स हो चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो, सबसे अच्छा एक रेपो बना करके आपको चलना है। ऑलराइट, एंड लास्टली प्रोएक्टिव फीडबैक यूटिलाइजेशन, यानी कि जब भी कोई फीडबैक मिले तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको खुद को इंप्रूव करना है और यह दिखाना है कि यू आर लर्निंग फास्ट। ठीक है,
अब कुछ कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो कन्वर्जन पर जब आप इंटरव्यू या जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आपको क्लियरली ये दिखाना चाहिए कि आप जेन्युइनली वापस आना चाहते हो, राइट। प्लस आप फर्म के लिए क्या वैल्यू ऐड करोगे वो भी आपको सटली एकदम कम्युनिकेट करना है। ओके, चलिए अब कुछ कन्वर्जन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री एवरेज क्या है? टॉप बैंक्स में जो कन्वर्जन रेट होता है वो 60 to 90% हो सकता है एट टॉप बैंक्स। अब हालांकि ये नंबर पर वैसे नहीं है कि भाई 90% लोग हो ही जाएंगे, बिकॉज ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर भी और मार्केट के ऊपर भी, यार कि अभी मार्केट की सिचुएशन कैसी है। ओके, तो इन चीज़ों पर कन्वर्जन डिपेंड करेगा और फिर आपके फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा भाई कि आपका वर्क क्वालिटी कैसा था, आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसी थी, आपकी कम्युनिकेशन कैसी थी। ओके, आपका टीम वर्क कैसा था, आप कल्चरल फिट थे कि नहीं थे। ओके, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ऑलराइट, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टेक्निकल स्किल्स एंड वर्क एथिक। तो ये आप समझ रहे होंगे कि कुछ फर्म्स इंटर्नशिप के दौरान ये चेक करेंगे अल्टीमेटली कि क्या आप टेक्निकली प्रिपेयर्ड हो या नहीं और आपका वर्क एथिक कैसा है, यानी कि आप काम के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हो। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। एंड ये कम्युनिकेशन कब दिया जाता है, ये डिसीजन कब लिया जाता है कि आपको फुल टाइम हायर किया जा रहा है या नहीं? तो कुछ फर्म्स इंटर्नशिप के बीच में भी डिसाइड कर लेती है और कुछ फर्म्स जो है एंड तक वेट करती है। ओके, ताकि वो ये देख सके कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि इंटर्नशिप एक बहुत ही फास्ट तरीका है। ओके, एंड सबसे डायरेक्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फुल टाइम अपनी जगह बनाने का। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करो, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो और अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स बनाओ तो कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। चाहे ऑफर मिले या ना मिले, मान लो नहीं भी मिला, तो ये एक्सपीरियंस आपको इंडस्ट्री के रियल एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बिल्कुल अलाइन कर देगा एंड फिर इस एक्सपीरियंस को लेकर के आप और बहुत सारे रोल्स में बिल्कुल तहलका मचा सकते हो। ऑलराइट, सो इंटर्नशिप इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सभी फर्म्स की वेबसाइट्स पर ट्रैक करना अभी से शुरू कर दें। ओके, अब बात करते हैं हाउ डू वी एक्चुअली ब्रेक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब मैं 2-3 सिचुएशंस ले लेता हूं कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपके लिए क्या रास्ता हो सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री में घुसने का। तो सबसे पहला रास्ता बात करते हैं एक अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री करना चाहते हो तो आपको एक तो अर्ली प्लानिंग करनी है और बिल्कुल जो आपके पास तैयारी के लिए देखिए टाइम है, तो बिल्कुल फोकस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। मतलब मुझको पता है कि मेरे को आईबी में जाना है, तो आप सारी सर्टिफिकेशन, सारे स्किल्स वही सीखोगे जो आईबी में आपके काम आने वाले, राइट। बिल्कुल फोकस्ड एक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपको बनानी, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट से आप एंट्री ले सकते हो, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है एज एन एनालिस्ट बिना एमबीए के या बिना किसी एक्स्ट्रा डिग्री के, पर दैट इज अगेन सब्जेक्ट। चलो मैं एक बार पहले ऐसे बता देता हूं कि वे अंडर ग्रेजुएट से कैसे जाते हैं, फिर मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा कि भाई मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है तो कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है। इसके बाद में आपके वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं ऑलरेडी, सबका पुलिंदा बनाकर मैंने ये पीपीटी रेडी की है। तो इसके बाद मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किसी के पास कोई चीज लैकिंग है तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी में चेंज होना चाहिए, ठीक है। पहले मैं एक नॉर्मल तरीके से बात करता हूं, भाई अंडर ग्रेजुएट में पाथ क्या रहना चाहिए। सबसे पहले टारगेट प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर आप टॉप कॉलेजेस से, मतलब अच्छे कॉलेज से, या तो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या फाइनेंस या इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, ये सब डिग्रियां कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा चांस है आईबी में आने का। ऑफ कोर्स अगर आप इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से आ रहे हो तो आपको एक फाइनेंस का इंटरेस्ट जरूर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट आपके एफर्ट्स में दिखना चाहिए, भाई मैंने ये काम किया था, मैंने ये इंटर्नशिप की थी, मैंने ये सर्टिफिकेट किया था, मैंने ये फाइनेंस क्लब ज्वाइन किया था, मतलब कुछ ना कुछ फिर आपको वो चीज़ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप वैसे ही अच्छा कर रहे हो, ठीक है। लीडरशिप इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, यानी कि इफ यू हैव गॉट अ चांस
to get into leadership, get into team roles in a finance club, in a fest, in a case comms, etc. तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तीसरी चीज इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। फाइनेंस इंटर्नशिप्स प्रेफर की जाती हैं एंड मैंने अभी आपको पिछले ही स्लाइड में बता दिया इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहता है। ओके, तो फाइनेंस इंटर्नशिप्स अगर आपके पास है, चाहे वो किसी कंसल्टिंग फर्म में हो, किसी स्टार्टअप में हो, किसी एनालिटिक्स फर्म में हो, वो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगी। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट शुड बी योर एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी? सी, there are summer internship opportunities with most of the banks that you can name out there. आप गोल्डमैन की वेबसाइट पे चले जाओ, जेपी मॉर्गन की साइट पे चले जाओ, एंड इनफैक्ट ये तो चलो ठीक है क्योंकि सबसे रेप्यूटेड नेम्स हैं, तो इनमें तो इंटर्नशिप में भी कंपटीशन रहेगा। आप और बहुत सारे नाम्स हैं उनके पीछे जाओ। ओके, तो मतलब बस लैडर में थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाओ, जहाँ भी आईबी में इंटर्नशिप मिल रही है, गो एंड अप्लाई फॉर दैट। ओके, आईबी में फुल टाइम का मोस्ट कॉमन रूट समर इंटर्नशिप होती है। ओके, समर इंटर्नशिप करो, कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन होने का टेक्निक मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इंडस्ट्री में एंटर करने का। ठीक है, आपको नेटवर्किंग करनी है एकदम शुरुआत से ही, एकदम अर्ली स्टेज से ही। आपके एलुमनाइज हैं, आप लिंक्डइन को यूज करो, राइट? आपके केस कॉम्स थे, उसमें जो जजेस आए थे, राइट? तो इन सब लोगों से आप टेक्निकल एक अर्ली कनेक्शन बनाना शुरू कर दो। ठीक है, प्रिपेयर थॉरोली फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज। ये जब आप इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हो तो आपको एकदम टेक्निकली प्रिपेयर्ड रहना है। आप डेडिकेटेड आईबी कोर्सेज कर सकते हो, राइट? उनके जो प्रोसेसेस है इनको समझ सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, पेज बुक प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें सीख के जा सकते हो। तो आप क्या है, उनके लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट बन जाते हो। ओके, तो डू गिव अ थॉट अबाउट इट। फिर लेवरेज कैंपस कैरियर सर्विसेज एंड एलुमनाई, यानी कि जो आपका कैंपस है उसको आप लेवरेज, उसको यूज़ करो। आपकी जो प्लेसमेंट सेल है, आपकी जो एलुमनाई की हेल्प उनको लो, राइट? आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का फायदा आप ये रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग काट देना। ओके, सो कुल मिलाकर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आईबी में घुसना पॉसिबल है, राइट? डेफिनेटली पॉसिबल है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहेगा, आईबी इंडस्ट्री ही कॉम्पिटिटिव है, तो चैलेंजिंग रहेगा, पर पॉसिबल है अगर आप अर्ली प्लानिंग कर रहे हो, स्मार्टली नेटवर्क कर रहे हो और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, तो एमबीए से पहले भी आपका आईबी का ड्रीम रोल आपको मिल सकता है। ठीक है, दैट इज फॉर द अंडर ग्रेजुएट पाथ। अब बात करते हैं एमबीए वाले रूट की। अगर हम एमबीए करके जाना चाहते हैं तो ये पाथ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कैरियर स्विच कर रहे हैं या फिर अपना ग्रोथ एक्सीलरेट करना चाहते हैं। आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अब आप और एक्सीलरेट करना चाहते हैं अपने ग्रोथ को। ठीक है, तो एमबीए करके आप सीधे एसोसिएट रोल्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी 1-2 साल आपने कहीं काम कर लिया है, अब आप क्या करो, ब्रेक लेकर के एमबीए करो। एमबीए के बाद सीधा एसोसिएट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एमबीए करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोशिश ये करें मैं सबसे अच्छी जगह से एमबीए करूं। टॉप बिजनेस स्कूल्स को प्रेफरेंस दीजिए। भाई आईआईएम से जा सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, आईएसबी हो, कोई इंटरनेशनल एमबीए हो, इंसियाड हो, एलबीएस हो, वॉर्टन हो, राइट? जो मिल रहा है इनसे बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है। जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स वहीं से हायर करते हैं, राइट? सो दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड बी गिविंग। अब आपको एमबीए के लिए पहले तो देखिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, 2 से 5 साल, मतलब टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, पर अगर आपके पास 1-2 साल 3 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कंसल्टिंग के रोल्स में, कॉर्पोरेट फाइनेंस के रोल्स में, एनालिटिक रोल्स में, या किसी टेक फर्म में या स्टार्टअप में, राइट? तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद एमबीए करके आपके लिए स्विच करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, जब आप एमबीए कर रहे हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए?
प्रिफर्ड तो ऑफ कोर्स फाइनेंस ही है, पर अगर स्ट्रैटेजी में है या और किसी मिलते जुलते रोल में है तो भी इट्स फाइन। ओके, अब जब आप बी स्कूल में हैं तो हमेशा एमबीए का पूरा फायदा उठाइए, स्टूडेंट क्लब्स को ज्वाइन कीजिए, इवेंट्स में जाइए, कंपटीशंस कीजिए, मतलब आपको लीडरशिप दिखाना इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपको एक्टिव नेटवर्किंग करनी है, स्पेशली फॉर दोज जो स्विच हो रहे हैं आईबी में फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, तो आपके लिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? आप समर एसोसिएट प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। ओके, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्राइमरी आपकी एंट्री पॉइंट होती है एमबीएस के लिए आईबी में। अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, एक्सेल, ये सब स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट, कोर्सेज कर लो इफ नीडेड, और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर स्विचर्स, तो आप लोगों के लिए ये सब कोर्सेज करना और रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, एमबीए के थ्रू आईबी में जाना एक क्लियर रूट होता है। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपकी नेटवर्किंग सॉलिड है और आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप एसोसिएट लेवल पे आईबी ज्वाइन कर सकते हो, इवन फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। गॉट द पॉइंट? तो मैंने ये पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड। लेटरल हायरिंग, ये हो गया तीसरा रूट एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एंटर करने का। अगर आप ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल या एनालिटिकल रोल में हो और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्विच करना चाहते हो, तो लेटरल एंट्री के कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये फिर आपके लिए एक रियलिस्टिक पाथ हो सकता है इस इंडस्ट्री में घुसने का। ठीक है, बात कर लेते हैं सम टारगेट प्रोफाइल्स फॉर लेटरल हायरिंग। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो फिर तो आपको बताने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी आईबी में हो लेकिन दूसरी फर्म ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, जैसे कि इक्विटी रिसर्च, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी हो गया। वैसे लोग आईबी से प्राइवेट इक्विटी में ज़्यादा जाते हैं। ओके, प्राइवेट इक्विटी से आईबी में पर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, राइट, सो दैट इज देयर। या स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, राइट, तो स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग विद फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स, स्पेशली जिन लोगों ने बीएफएसआई क्लाइंट्स के साथ काम किया होता है, राइट, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट विद ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, तो अगर आपको एमएनए या फंड रेजिंग का एक्सपोजर मिला हो तो फिर आप एक प्रिफर्ड बंदे बन जाते हो। या फिर आपने बिग 4 फर्म्स में टैस में काम किया है। ओके, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। ठीक है, टैस या फिर मतलब ड्यू डिलिजेंस हो गया, आपने वैल्यूएशन में काम किया है, आपने एमएनए एडवाइजरी में काम किया है, तो ये सब का एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल होता है। ऑलराइट, पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजी, तो ये तो आप समझ गए कि भाई आप किस बैकग्राउंड से आओगे तो आपको लेटरल हायरिंग का मौका मिलता है। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, तो किस तरह से आपको खुद को मोल्ड करना है। ओके, फर्स्ट थिंग इज यू शुड हाईलाइट और एम्फेसाइज ऑन द ट्रांसफरेबल स्किल्स विच आर रिलेवेंट टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यानी कि आपकी जो भी स्किल्स ऐसी हैं जो पिछले रोल में आपके पास थी और इस नए रोल में आपके काम आ सकती हैं। अब वो हो सकता है फाइनेंशियल मॉडलिंग हो सकता है वैल्यूएशन हो सकता है क्लाइंट कम्युनिकेशन हो, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डायरेक्टली यूज होते हैं, वो आपको दिखानी। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री की नॉलेज। अब आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है, राइट, आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, तो फिर आपको वो एक्सपर्टीज दिखानी है कि मेरे पास कौन से सेक्टर की एक्सपर्टीज है। भाई मेरे पास टेक की एक्सपर्टीज है, मेरे पास इंफ्रा की एक्सपर्टीज है, मेरे पास फार्मा की एक्सपर्टीज है, तो ये चीज आप इसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, थर्ड थिंग, नेटवर्किंग, तो देखिए यहां पर भी आती है, नेटवर्क बिल्ड करो, राइट, बैंकर्स, रिक्रूटर्स, एक्स कलीग्स, राइट, तो इन सब से आप रेफरल ले सकते हो। और फिर उसके बाद आपको टेक्निकल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, राइट, तो टेक्निकल जो प्रिपरेशन है उसको एकदम सॉलिड रखो। आईबी लेवल के मॉडल्स आपको बनाने आने चाहिए, आपको प्रेजेंटेशंस आनी चाहिए, आपके जो डील प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल आपको क्लियरली आने चाहिए, राइट, तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। आप ये सीख सकते हो, कोर्सेज के थ्रू भी सीख सकते हो। फाइन, सो कुल मिलाकर लेटरल हायरिंग में
आपको इमीडिएट इंपैक्ट दिखाना पड़ता है। ओके, तो आपका रेज्यूमे, आपकी स्किल्स, आपका नेटवर्क, सब कुछ बिल्कुल एकदम अलाइंड होना चाहिए। ओके, विद दैट स्पेसिफिक आईबी रोल। अगर आपने डील एक्सपोजर लिया है, आप टेक्निकली साउंड हो, तो आईबी में लेटरल ट्रांजिशन बिल्कुल पॉसिबल है, इवन विदाउट एन एमबीए। ऑलराइट, अब बात करते हैं बुटीक और मिड मार्केट फर्म्स में कैसे जाएं। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन ट्रेडिशनल है, या आपको बल्ज ब्रैकेट आईबी से एंट्री नहीं मिल रही है, तो बुटीक और मिडिल मार्केट आईबी फर्म्स एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। ओके, ये फर्म्स आपको रियल डील का एक्सपीरियंस दे सकती हैं। सो आइए समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुटीक एंड मिड मार्केट आईबी फर्म्स। सबसे पहले आती है सेक्टर फोकस्ड बुटीक्स। ओके, जो कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे काम कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर हो गया, इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में ये स्पेशलाइज करती हैं। अब जैसे कि एवेंडस है, तो एवेंडस कैपिटल टेक में ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, फिर रीजनल मिडिल मार्केट फर्म्स, तो ये फर्म्स जो है ये कुछ स्मॉलर साइज के डील्स को हैंडल करती हैं। ओके, मोस्टली डोमेस्टिक या फिर रीजनल। अब जैसे कि स्पार्क कैपिटल हो गया, तो उनका एक स्ट्रांग होल्ड है साउदर्न इंडिया के मार्केट के ऊपर। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स, जैसे कि जो वैल्यूएशन पर या फेयरनेस ओपिनियंस देती हैं, राइट, या फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये सब फर्म्स के थ्रू भी एंटर किया जा सकता है। ओके, देन देयर कैन बी रीस्ट्रक्चरिंग स्पेशलिस्ट, जो कि डिस्ट्रेस्ड एमएनए हो गया, राइट, या टर्न अराउंड या इंसॉल्वेंसी सिचुएशंस को हैंडल करती हैं, तो वो फर्म्स के भी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत आपके लिए काम आएंगे। एंड लास्टली वैल्यूएशन एडवाइजरी फर्म्स, यानी कि आप बिग फोर्स के थ्रू जा सकते हैं, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, इनके अंदर वैल्यूएशन टीम्स होती हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती हैं इस इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए। ओके, अब कॉम्परेटिव एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि भाई इनको क्यों कंसिडर करना चाहिए, इनका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा ये है, इनका जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही कम स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि बहुत ही फ्लेक्सिबल हायरिंग है इनकी। ओके, ये नॉन टारगेट कॉलेज कैंडिडेट्स के लिए भी बिल्कुल एक्सेसिबल है। ये बहुत ज़्यादा कॉलेज स्पेसिफिक नहीं है कि भाई इस कॉलेज से आएगा तो ही लेंगे, राइट, तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की। एंड मैं एग्जैक्टली ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही बात करता हूँ कि इनमें तो कोई भी जा सकता है, राइट। आपको डायरेक्ट गोल्डमैन नहीं मिल रहा है, अरे भाई इनके थ्रू जाओ ना, राइट। सो बेसिकली ऑप्शन क्या है, आपके पास ब्रॉडर कैंडिडेट कंसिडरेशन है, एक बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। एमबीए या सीएफए होना ज़रूरी नहीं है, अगर फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है और आपकी कैपेबिलिटी है, बस ये दोनों होना काफ़ी है। ओके, अर्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर आपको जो क्लाइंट का एक्सपोजर है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर टीम्स छोटी होंगी थोड़ी सी, राइट, तो उस वजह से डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ आपको काम करने को मिलता है। सो इट्स अ वंडरफुल पॉइंट। फिर स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस, अब अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में काम करो या किसी स्पेसिफिक डील टाइप में काम करो तो उसमें आपको बहुत डीप एक्सपोजर मिलता है, एंड ये एक अच्छी बात है। एंड फिर कुछ लोगों की जो शिकायत रहती है, सर वर्क लाइफ बैलेंस का क्या, राइट, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया रहेगा, पर समटाइम्स वी कैन से कि आपको बल्ज ब्रैकेट बैंक से या जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनसे थोड़ा सा कम इंटेंस इनका सिचुएशन रहेगा, पर हाँ ये भी डिमांडिंग तो रहेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम आरामदायक जिंदगी होगी, ऑफकोर्स डिमांडिंग रहेगा पर इंटेंस कम होगा, राइट। तो ये दिस इज एन एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। अब लैंडस्केप की बात कर लेते हैं, तो इसमें घुसने का देखिए स्ट्रैटेजी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर बुटीक फर्म का जो फोकस है वो बिल्कुल अलग होता है, राइट। उनकी रीसेंट डील्स क्या हुई है आप वो देखो, कौन से सेक्टर्स में वो काम कर रही हैं, कैसी उनकी टीम्स है आप उसको समझो। अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ केयर या टेक या कंज्यूमर सेक्टर में है तो रेलेवेंट फर्म को ही आप टारगेट करो, ठीक है। आप वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, राइट, या आप लिंक्डइन पे किसी को डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो, राइट, या मेल से भी रीच आउट कर सकते हो, पर इससे बेटर ये रहता है कि आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करो।
ओके, दैट इज अ बेटर चॉइस। एंड अगर आपको कोई रेफरल मिल जाता है, राइट, कोई अगर आपका इंट्रोडक्शन करवा दे, उसके थ्रू अगर आपको जाने का मौका मिलता है, तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। एंड अगर मान लीजिए आपकी जान पहचान नहीं है, रेफरल नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा कोल्ड मैसेजेस करो, कोल्ड ईमेल्स करो, वो भी इफेक्टिव हो सकता है। ऑलराइट, सबसे बेस्ट चीज इस पर्टिकुलर मेथड से जाने का ये होता है कि बुटीक का एक्सपीरियंस यूज करके आपको फिर बाद में बल्ज ब्रैकेट फर्म्स या फिर पीई फर्म्स में जाने का मौका मिल जाता है, राइट। सो इट इज अ वंडरफुल वे टू गेट एंटर इनटू द आईबी इंडस्ट्री। हाँ, पर ये चीज है कि इनका जो कंपेंसेशन होगा वो यूजुअली जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स है उनसे थोड़ा सा कम रहने वाला है, पर फिर क्योंकि यहाँ पे टीम छोटी होती है तो यहाँ पर प्रमोशन भी तेजी से होता है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, राइट। अगर आप परफॉर्मेंस स्ट्रांग करते हो, राइट, तो आप 1-2 साल में एक किसी सीनियर रोल पे भी पहुंच सकते हो। ऑलराइट, तो आइए कुछ प्लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं, भाई मार्केट का आउटलुक कैसा है। यहाँ पर कुछ बुटीक फर्म्स हैं, राइट, जैसे कि एवेंडस हो गया, स्पार्क कैपिटल हो गया, राइट, O3 कैपिटल हो गया। सो दीज आर फर्म्स जिस पर इनका पैन इंडिया काम है, राइट, मिड साइज ट्रांजेक्शन ये करती हैं, अलग अलग सेक्टर्स में इनका फोकस है, राइट, कोई टेक्नोलॉजी, कोई हेल्थ केयर, राइट, तो इस तरह से ये काम करती है, कोई कंज्यूमर, कोई रिटेल, राइट, दैट इज देयर। फिर ज्योग्राफिक प्रेजेंस बियॉन्ड मुंबई, यानी कि मुंबई के बाहर भी आपको ये फर्म्स मिल जाएंगी, बैंगलोर में मिल जाएंगी, दिल्ली में मिल जाएंगी, हैदराबाद, चेन्नई, इन जगहों पर भी आईबी की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो कंक्लूजन यही है कि बुटीक और मिड मार्केट आईबी फर्म्स आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकती हैं। आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मिल जाएगी यहाँ से। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा ऑफ बीट है या आप डायरेक्ट बल्ज ब्रैकेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पाथ आप जरूर एक्सप्लोर करो, ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं उन कॉमन चैलेंजेस के बारे में जिनके क्वेश्चंस आपके कमेंट्स में बिल्कुल आते रहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ लैकिंग है या मेरे पास वो चीज़ लैकिंग है, तो सर मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को कंसिडर कर लिया है, आप देख लेना आप कौन से सिचुएशन में फिट बैठते हो। ओके, आईबी में एंट्री लेना, देखिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तरीका होता है इसको करने का। ये हम बस ऐसे ही ग्रेजुएट होकर निकल के आ गए और या सीए करके आ गए और मैंने अप्लाई कर दिया और मैं ये सोचूं कि ये मुझे जॉब मिल जाएगी, ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आपको सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। तो आइए समझते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। हर कैंडिडेट के सामने कुछ कॉमन चैलेंजेस आते हैं एंड उनका सॉल्यूशन भी है, बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम की मैं बात करता हूं। आप एक नॉन टारगेट स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी कि आपके पास किसी बड़े कॉलेज का स्टाम्प नहीं है कि मैं किसी टॉप टियर कॉलेज, किसी आईआईटी से, किसी आईआईएम से, एसआरसीसी से नहीं हूं, तो मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, ये आपका सवाल है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी देता आ रहा हूं। आपके पास एक अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस है तो उसको हाईलाइट करो। भाई मेरी स्टेट रैंक आई थी, भाई मेरी इस सब्जेक्ट में स्टेट हाईएस्ट आए थे, इस तरह की कोई भी चीज़ है, मेरे 85% के ऊपर आए थे, 8.5 सीजीपी के ऊपर आए थे, भाई तो ये सब चीज़ें लिखो कि मैं एकदम भी गया गुजरा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर है तो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू हाईलाइट। समझ गए? तो देखो भाई, किसी ने पढ़ाई की है, नंबर लाए हैं, मेहनत की है, तो यार उसका फल तो उसको मिलना ही चाहिए ना। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, बहुत ही सही चीज़ है। दूसरी चीज़, टेक्निकल सर्टिफिकेशंस लो ना। आप CFA करो, शुरू करो ना, जरूरी नहीं है खत्म करोगे तब जाके जॉब मिलेगी, शुरू कर दो बस। मैंने बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ देखा है, एनी प्रोग्रेस टुवर्ड्स CFA वुड बी प्रेफर्ड। तो आपने एनरोलमेंट ही किया है अभी तक, मान लो एग्जाम एक भी नहीं दिया है, तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, बिकॉज ये बंदा डेडिकेटेड है CFA करने की तरफ एंड हमें CFA वाले बंदे चाहिए। तो ये चीजें मैटर करती हैं। या तो CFA की तरफ जाओ, या मॉडलिंग के ऊपर एकदम सॉलिड सर्टिफिकेशन हो, या IB के ऊपर कोई डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन हो, राइट। दीज थिंग्स विल मैटर अ लॉट। तीसरी चीज, नेटवर्क के ऊपर फोकस करो। आपको रेफरल्स अगर मिल जाते हैं तो आपका शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चौथी चीज,
टारगेट बुटीक फर्म्स वेयर पेडिग्री मैटर्स लेस। जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था, यहाँ पेडिग्री से ज़्यादा टैलेंट मैटर करता है। भाई मैं एकदम तोड़ू फोड़ू वैल्यूएशन और मॉडलिंग कर सकता हूँ, तो भाई मेरे को इन फर्म्स के थ्रू इजी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रास्ता होना चाहिए। दूसरा चीज़, सर मेरा फाइनेंस से कुछ खास नाता है नहीं, आई डोंट हैव एनी फाइनेंस एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर, सो व्हाट डू आई डू? फाइनेंस इंटर्नशिप या जॉब एक्सपीरियंस अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हाईलाइट करनी है, जो मैं अभी आपसे पिछले स्लाइड में भी बात कर रहा था, कि आपके पास उस रोल में भी, जो भी रोल से आप आ रहे हैं, उसमें आपके पास ट्रांसफरेबल स्किल्स कौन सी हैं, कि मैंने एक्सेल तो तगड़ा यूज़ किया हुआ है, या मेरा एनालिटिक्स में काम था, या मेरा क्लाइंट फेसिंग काम था। तो ये चीज़ें तो आईबी के लिए भी रेलेवेंट है ना, तो वो चीज़ आप हाईलाइट करो। दूसरी चीज़, अगेन इंडिपेंडेंट लर्निंग थ्रू कोर्सेज, बिकॉज आपका फाइनेंस में एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाउ डू आई नो दैट यू कैन डू फाइनेंस वर्क, हाउ यू आर सुटेड फॉर आईबी? तो डीसीएफ, वैल्यूएशन, एमएनए, ये सब चीज़ आपको सीखनी है, राइट? तो ये सब चीज़ें आप, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपको ऑनलाइन करना, आप ऑनलाइन करो, पीडब्ल्यू सिखा देगा आपको, राइट? तो आप ऑनलाइन करो, जब भी आपको टाइम मिलता है, पीडब्ल्यू स्किल्स आपको ये सारी स्किल्स सिखा सकता है। ओके, उसके बाद परसू फाइनेंस एडजेसेंट रोल्स एज स्टेपिंग स्टोन्स, मतलब आप एडजेसेंट रोल्स के थ्रू एंट्री कर सकते हो, इफ नॉट डायरेक्टली आईबी। अगर आपने एक अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो बना लिया है, राइट, आपके पास एक सॉलिड पोर्टफोलियो है जिसमें आपने अच्छे से कंपनीज के मॉडल्स बना करके आप सामने वाले को दिखा पा रहे हो, तो हो सकता है आपको डायरेक्टली भी चांस मिल जाए। बट जस्ट इन केस यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट डायरेक्टली, तो फिर एक वर्क अराउंड ये हो सकता है कि पहले आप एडजेसेंट रोल्स में जा रहे हो, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल में जा रहे हो, ड्यू डिलिजेंस में जा रहे हो, एटसेट्रा, जिससे फिर आपका एक फाइनेंस फील्ड में एक स्कोर बनना शुरू हो गया, राइट? एंड उसके बाद एट अ लेटर स्टेज यू कैन स्विच टू आईबी, राइट? So now that can be after 2 years, that can be in 3 years, that can be in 5 years, or maybe just after 1 year. Okay. And lastly, you need to emphasize on technical preparation and knowledge. So one thing is common everywhere, no matter at what stage you are getting into, technical understanding of the concepts is paramount. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो होना ही चाहिए. Okay. तो वो आपको आपका CV में दिखाना पड़ेगा. Next, let's talk about late career stage transition. Right? अब कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मैं 5 साल 10 साल ऑलरेडी किसी फील्ड में काम कर चुका हूँ, अब मैं आईबी में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ और कैसे करूँ? तो देखिए, एकदम रियलिस्टिक बातें करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। शायद आपको थोड़ा सा जूनियर रोल पे आना पड़े शुरू करने के लिए, उसके लिए तैयार रहिए, बिकॉज आपने किसी और इंडस्ट्री में 5 साल काम किया है, आईबी में तो नहीं किया। आईबी में करते तो शायद मैं आपको डायरेक्टली वीपी बना देता, पर नहीं किया ना, तो अब आपको एसोसिएट लेवल पे आना पड़ जाए, राइट? तो उस चीज के लिए तैयार रहिए, राइट? ये आपका कॉल है, आपको करना है कि नहीं करना, पर अगर आपको आईबी में ही जाना है तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज, आपको डोमेन एक्सपर्टीज को स्ट्रेंथ बनाना है। भाई मैंने 5 साल 10 साल किसी फील्ड में काम किया है, तो उस फील्ड से मैं कुछ तो लाके दूं ना इनको। ऐसा नहीं कि मैं वहां से बिल्कुल जीरो पे आ गया हूं और अब मैं इनके पास आकर के एज ए एनालिस्ट काम कर लूं, वो तो नहीं करना चाहते आप। तो मैं ये दिखाना चाहूंगा, भाई कैसे मैं इसको ये दिखाऊं कि मैंने जहां पर भी अभी 5 साल 10 साल काम किया है, वहां से मैं इनके लिए क्या ला सकता हूं। मैं हेल्थ केयर का बैकग्राउंड लेकर के आ रहा हूं, मैं टेक का बैकग्राउंड लेकर के आ रहा हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के उस सेगमेंट में मैं उनको वैल्यू एडिशन दे सकता हूं, राइट? बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री को समझता हूं, राइट? दैट इज सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग वुड बी network. Network is important everywhere, right? If you are already working, if you have worked already in an industry, तो आपके पास कुछ सीनियर कनेक्ट्स होने चाहिए. कोई अगर आपको एक वार्म इंट्रो करवा दे तो वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. एंड अगेन, इफ नॉट द बल्ज ब्रैकेट फर्म्स फ्रॉम डे वन, आप बुटीक फर्म्स को कंसिडर करो. यहाँ नीश एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा वैल्यू होती है एज कॉम्पेयर टू आपकी बैकग्राउंड. ओके, कंक्लूजन,
चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, स्ट्रेंथ्स को आपने अलाइन नहीं किया आईबी के अकॉर्डिंग, राइट, आपने स्मार्ट नेटवर्किंग नहीं करी, तो आईबी में एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, पर अगर आपने ये सब चीजें किया तो इट इज डेफिनेटली डुएबल। तो चैलेंज को देख के आपको रुकना नहीं है कि यार मेरे पास फाइनेंस एक्सपीरियंस नहीं है, अरे यार मेरे पास आईएम का ठप्पा नहीं है, आपको ये देख के रुकना नहीं है। आपको बस एक वर्क अराउंड ढूंढना है कि भाई ये सीधे दो रास्ते नहीं जाएंगे, 5 स्टेप इधर से आना पड़ेगा, तो वो चीज करो ना, उसके अराउंड प्लान बनाओ एंड फिर इंडस्ट्री को टारगेट करो। इफ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री, अगर आप पैशनेट नहीं है तो फिर तो इतनी मेहनत क्यों ही करनी, राइट। So let us come to the key takeaways. Investment banking recruitment follows structured processes. तो बिल्कुल मिलाकर प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिफाइंड है कि भाई ऐसे आप जा सकते हो, ये सर्टिफिकेशन चाहिए, ये डिग्री चाहिए, ये चीज आपसे इंटरव्यू में टेस्ट की जाएगी, सब कुछ बिल्कुल लेड आउट है, बस वो चीज आप फुलफिल करनी है आपको, राइट। इट्स नॉट दैट देयर आर नॉट एनफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। आप एक बार naukri.com पे जाकर के एक बार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का टर्म सर्च करो, देयर आर गुड एनफ जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम द क्वेश्चन रिमेन्स हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू गेट हायर्ड फॉर दोज रोल्स, राइट। तो ठीक है, बहुत ज्यादा रोल्स भी नहीं है, there are limited roles, that is why competition is there, but at the same time how many of you are eligible to be accepted, to be hired in this role? So पहले अपने आप को उसके लायक बनाना अपने को, right? So we need to be having those skill sets in our CV. तो अपनी credentials बनाएं, अपने relevant experiences को हायर करें, अपना clear motivation ढूंढें कि मुझे IB में क्यों जाना है, okay? Networking is very very useful in this industry. टेक्निकल और बिहेवियरल प्रिपरेशन हमने दोनों के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा की। इंटर्नशिप्स, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, रिसेंट ग्रेजुएट हैं, तो इंटर्नशिप को कंसिडर करें, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। और अगर मैं इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बात करूं तो ये लैंडस्केप में अभी बहुत सारी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज हैं एंड आपको कैरियर बनाने में आज बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, बिकॉज देयर इज एनफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, ओके। एंड ऑल्सो अभी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है गोइंग अहेड ये और बढ़ेगी, राइट। सो ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज कि ब्रेकिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। एक स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरे, राइट, बिल्कुल अपनी एकदम जेन्युइन पोजीशनिंग रखें, एकदम ऑथेंटिक रहें, कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपने एफर्ट्स लगाते जाएं, परसिस्टेंट एफर्ट्स रखें और जो अप्रोचेस मैंने अभी आपको बताए उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लें, तो आप अपने पोजीशन पर इंडस्ट्री में डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि इस इंडस्ट्री में कैसे एंटर करना है। आई होप टुडे सेशन हैज़ बीन ऑफ सम वैल्यू टू यू। आपको एक रोड मैप मिल गया होगा यहाँ से। मैंने कोशिश करी कि मैं हर एक सिचुएशन को कंसिडर कर लूँ जिस भी तरह का डाउट मेरे पास आता है, एंड बाय नाउ यू मस्ट हैव दैट क्लैरिटी कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे को क्या करना है, मैं ऑलरेडी पास आउट हूँ तो क्या करना है, MBA कर रहा हूँ, CA कर रहा हूँ, तो वट एवर बी द सिचुएशन अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको चीज़ समझ में आई है तो कमेंट्स में बताइए, कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और इफ़ यू लाइक दिस सेशन तो अपना फीडबैक डेफिनेटली दीजिए। जी हाँ, जाते जाते ये भी बता दूं कि आप इस पूरे सीरीज़ को अगर आपने देखा है, आपने समझा है, आपने सीखा है, तो आप इससे एक सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं फ्रॉम PW स्किल्स। आपको ऐप पर जाना है, PW के ऐप को डाउनलोड करें, या फिर आप pwskills.com से भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना होगा IB के कोर्स में, राइट। IB का फ्री कोर्स जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा, वहाँ पर आपको फ्री IB कोर्स मिलेगा, उसमें आप एनरोल कीजिए। वहाँ पे आपको एक तो जो हमारे सभी रिसोर्सेस हैं वो भी मिल जाएंगे,
दूसरा, जो आपका सर्टिफिकेशन रहेगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको वहीं आएगा, जो एक असेसमेंट रहेगा। ओके, एक असेसमेंट रहेगा जो कि बिल्कुल इसी पर बेस्ड होगा, जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की है उसके बेसिस पर एक छोटा सा असेसमेंट रहेगा, उसको आप दीजिए एंड आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।